1991 में गाजियाबाद के मोहननगर इंडस्ट्रियल स्टेट में एक नई कहानी शुरू होने वाली थी जो इंडियन स्नैक्स मार्केट को हिला कर रख देगी। उस वक्त लोग ज्यादातर रोड साइड वेंडर से लूज न्यूज़पेपर में लिपटे पोटैटो वेफर्स ही खरीदते थे और हाइजीन का तो पूरा ध्यान ही नहीं होता था। लेकिन एक विजनरी एंटरप्रेन्योर जिनका नाम था विक्रम कुमार बजाज, उन्होंने इस रॉ रियलिटी को देखकर सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो न सिर्फ हाइजीनिक हो बल्कि हर चिप्स एकदम परफेक्ट हो और कंसिस्टेंट हो और मॉडर्न पैकेजिंग के साथ हो। और इसी सोच के साथ शुरू हुई अंकल चिप्स की कहानी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर ट्रेड। मेरा नाम है अशोक रतला और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही प्यारी केस स्टडीज मिलती रहें। तो विक्रम बजाज ने जर्मनी से एडवांस पोटैटो स्लाइसर फ्रायर मशीन इंपोर्ट्स की, जिसकी मदद से चिप्स प्रोडक्शन एकदम स्टैंडर्डाइज हो गए। एक्सपेरिमेंटल बैचेस बनाए गए और उन्हें इतनी स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल से गुजारा गया कि लॉन्च के दिन प्रोडक्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना रह जाए। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर ही इनोवेशन नहीं था, बल्कि इनोवेशन उसकी पैकेजिंग में भी था। वो एक नया कॉन्सेप्ट था इंडिया में उस टाइम पे, नाइट्रोजन फ्लश्ड फॉइल पाउचेस। इनका यूज किया गया ताकि चिप्स फ्रेश, क्रिस्पी और लॉन्ग लास्टिंग रहे। इस पैकेजिंग ने सिर्फ प्रोडक्ट को ही प्रोटेक्ट नहीं किया बल्कि उसके विजुअल अपील को और निखारा, जिससे कंज्यूमर का जो पहला इंप्रेशन ही बहुत पॉजिटिव रहा। अंकल चिप्स का नाम ऐसा चुना गया जो लोगों को इंस्टेंटली एक फ्रेंडली और फैमिलियर इमेज दे। एक कार्टूनिश अंकल जैसा मैस्कॉट डिजाइन हुआ जो एक अपना सा लुक लगता था। वो बिल्कुल वही अंकल लगते थे जो आपके घर में हमेशा चाय बनाने आते हैं। ये चॉइस एक इमोशनल कनेक्ट क्रिएट करने वाली थी जो आज भी लोगों के दिल को छू जाती है। बस सोचिए कि आज भी आप जब भी अकेले में या अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो वो नॉस्टैल्जिया का फीलिंग आता है। याद आता है कि वो दिन जब आप स्कूल से घर आते थे, छोटे से पैकेट में ये क्रिस्पी क्रंची चिप्स खाते थे और एंजॉय करते थे, खूब मस्ती किया करते थे। 1992 में जब ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल स्पॉट पर रखी थी। 5 रुपए और 10 रुपए के 2 वेरिएंट रखे गए। ये प्राइसिंग ऐसी रखी थी कि मिडिल क्लास के फैमिली बजट में आराम से फिट हो जाए। पर प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ साथ मार्केटिंग कैंपेन ने भी अंकल चिप्स को एक आइकॉनिक ब्रांड बनाया। HTA एजेंसी के क्रिएटिव हेड प्रदीप सरकार को एक ऐसी जिंगल चाहिए थी जो पूरे नेशन के दिल को छू जाए। तो उन्होंने रात के 12 बजे प्रदीप ने कंपोजर शांतनु मोइत्रा को फोन करके कहा कि यार कल सुबह के शूट के लिए एक धमाकेदार जिंगल चाहिए और ये अभी भी ब्लैंक है तो जल्दी से कर दो। और बस सिर्फ 20 मिनट के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में मोइत्रा ने गिटार के साथ एक कैची ट्यून बनाया, बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स। जैसे ही ये जिंगल टीवी पर स्क्रीन ऑन एयर हुआ तो लोगों ने इसे तुरंत अपनाया। GTV पर ये जिंगल अवार्ड जीत गया और छोटे बच्चे से लेकर जवान तक सबके दिल में ये ट्यून हमेशा परमानेंट के लिए जगह बना गया। अब इमेजिन करो कि हर बार जब भी आप स्कूल की कैंटीन में या बस स्टैंड पर खड़े होते हो, आपको वो जिंगल सुनाई देता है तो आपके चेहरे पे मुस्कान जरूर आती है। यही था इसका असली मैजिक। इसी जिंगल के साथ ही अंकल चिप्स ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी एग्रेसिवली एक्सपेंड किया और कंपनी ने 200 से ज्यादा होलसेल डिपो स्टैब्लिश किए और टाटा 407 ट्रक्स का इस्तेमाल करते हुए हर 48 घंटे में टियर 3 टाउन्स तक सप्लाई पहुंचने लगी। दिल्ली NCR के अलावा स्कूल कैंटीन, बस स्टैंड और सिनेमा हॉल में अंकल चिप्स का हरा पीला पैकेट देखने को मिल जाता था। 1998 तक अंकल चिप्स ने मार्केट में अपना एक डोमिनेशन बना लिया था। लगभग 71% मार्केट शेयर और एनुअल रेवेन्यू था लगभग 90 करोड़ के आसपास। इसी टाइम पे कॉम्पिटिटर्स भी ये सोचने लगे कि एक देसी ब्रांड ने पूरी मार्केट को हिला दिया है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तो 1995 में ऐसा होता है कि जब लग रहा था कि ये देसी ब्रांड अपनी रफ्तार से चलते हुए आसमान छू लेगा, तब पेप्सिको ने अपने स्नैक्स ब्रांड फ्रीटो ले के थ्रू ग्लोबल ब्रांड लेज को लॉन्च करना शुरू किया। पेप्सिको का एंट्री ही मार्केट के डायनेमिक्स को बदल देने वाला था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पंजाब के फार्मर के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किए ताकि हमेशा बेस्ट क्वालिटी पोटैटोज उनके पास ही रहें। फिर उन्होंने एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। लेस के 5 रुपए पैक से प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर को टारगेट करने लगे, जबकि जो अंकल चिप्स का प्राइस था वो थोड़ा हायर पोजीशन पर रखा गया था। पेप्सिको ने प्रमोशनल टैक्टिक्स में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हर लेस के पैकेट के साथ उन्होंने टाजो नाम का एक कलेक्टिबल डिस्क इंक्लूड कर दिया जो बच्चों में एक अलग ही क्रेज क्रिएट कर गया। टीवी एड्स में भी क्रिकेट स्टार जैसे कि मोहम्मद अजरुद्दीन और कामली को फीचर किया गया, जिससे ब्रांड को एक फ्रेश, एनर्जेटिक और एस्पिरेशनल इमेज मिली।
ये स्ट्रेटेजी ने एकदम से लेस के लिए एक लॉयल कंज्यूमर बेस बनाने में मदद की। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज होती है, वैसे ही अंकल चिप्स की टीम ने भी इस चैलेंज का जवाब देने के लिए उन्होंने सोचा कि हम भी कलेक्टिबल डिस्क देंगे। तो उन्होंने अपने कलेक्टिबल डिस्क का वर्जन लॉन्च किया जो कि अमेजो के नाम से था, लेकिन डिजाइन सिमिलैरिटीज और ओवरऑल कॉन्सेप्ट में ओवरलैप होने के चलते पेप्सिको ने सन 2000 में लीगल बैटल शुरू कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में लॉ सूट फाइल हुआ फ्रीटोलो इंडिया और अंकल चिप्स के बीच में, तो जहां जज ने ग्रुप डिस्क डिजाइन के इस्तेमाल पर इंजंक्शन लगा दिया। लीगल ट्रबल के साथ साथ एग्रेसिव प्राइस वॉर ने भी अंकल चिप्स का दम तोड़ दिया। 1998 में जो 71% मार्केट शेयर था उनका, 2000 तक आते आते वो गिर के सिर्फ 35 और 30% रह गया। ये एक ड्रामेटिक डिक्लाइन था, एक वेकअप कॉल बन गया कि कंपटीशन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस चैलेंजिंग फेस में कंपनी को फाइनेंशियल प्रेशर, रॉ मटेरियल के कॉस्ट के इश्यू का भी सामना करना पड़ा। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एफिशिएंट बनाने के बावजूद कंटिन्यूअस एग्रेसिव कंपटीशन और लीगल एक्सपेंसेस ने प्रॉफिट को नरम कर दिया। देखा जाए तो अगर एक टाइम पे मार्केट पे आपका राज है, तो तब भी एक्सटर्नल कंपटीशन आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन सकता है। ये आपको इससे सीखना चाहिए। इसी सिचुएशन में बजाज फैमिली ने अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी कंसिडर की। अक्टूबर 4 सन 2000 को न्यू दिल्ली के एक बड़े होटल के बॉलरूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वहां पेप्सिको ने अनाउंस किया कि उन्होंने अंकल चिप्स के ब्रांड सिल्वासा प्लांट और कुछ मशीनरी एक्वायर कर ली है $16.6 मिलियन में, जो उस वक्त लगभग होता है 75 करोड़ के बराबर। तो डील स्ट्रक्चर सिंपल था कि अमृत एग्रो इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के रूप में ऑपरेट करती रहेंगी ताकि सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शन ना आए। और धीरे धीरे 2002 तक कंपनी ने स्नैक्स बिजनेस से कंप्लीटली एग्जिट कर लिया। ये एक्विजिशन पेप्सिको के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव था, क्योंकि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था लेस को प्रोटेक्ट करना और नॉर्थ इंडिया की वैल्यू सेगमेंट को कंसोलिडेट करना। एक्विजिशन के बाद पेप्सिको ने अंकल चिप्स की पोजीशनिंग में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए। अब ब्रांड को एक रीजनल वैल्यू प्लेयर के रूप में पोजीशन किया गया, प्राइमरली हिंदी बेल्ट के रीजन जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो पेप्सिको ने लेस को प्रीमियम एस्पिरेशनल ब्रांड के रूप में सेट कर दिया, जबकि अंकल चिप्स को एक अफोर्डेबल एवरीडे स्नैक ऑप्शन बना दिया। प्राइसिंग में इसको लेस से 10-15% कम रखा गया ताकि जो प्राइस सेंसिटिव ऑडियंस है उसका ध्यान खींच सके, और फ्लेवर्स को रीजन स्पेसिफिक बनाया गया जैसे कि पापड़ी चाट, सेंधा नमक और बीकानेरी मसाला जैसे फ्लेवर इंट्रोड्यूस करके प्रोडक्ट को कंज्यूमर के टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज किया गया। और डिस्ट्रीब्यूशन को पेप्सिको के एफिशिएंट 2500 ट्रक फ्लीट के थ्रू मैनेज किया गया ताकि प्रोडक्ट हर कोने में आसानी से अवेलेबल हो। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर को मिनिमल रखा गया क्योंकि कंपनी ने रिलाई किया वर्ड ऑफ माउथ और नॉस्टैल्जिया पे। वो जब भी हम अंकल चिप्स खाते हैं तो हमें एक नॉस्टैल्जिया फील होता है, उसी चीज पे कंपनी ने रिलाई किया। एक ऐसा एलिमेंट होता है जो लोगों के दिल से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। 2010 के आने के साथ जब डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर बूम शुरू हुआ, तो पेप्सिको ने अंकल चिप्स के लिए एक बोल्ड मूव लिया। वो डिसाइड किया कि ब्रांड का जो पैन इंडिया एक्सपेंशन कर दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ मार्केट रिसर्च के हिसाब से हर रीजन के लिए कस्टमाइज्ड फ्लेवर इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि कर्नाटका के लिए बॉम्बार्ड चिली, महाराष्ट्र के लिए झक्कास टमाटो ट्विस्ट जैसे वेरिएंट्स लॉन्च किए गए। रीजनल लैंग्वेज बिलबोर्ड्स, लोकल रेडियो प्रोमोस और इन स्टोर सैम्पलिंग इवेंट्स के थ्रू ब्रांड अवेयरनेस को बूस्ट किया गया। हालांकि जो नेशनल मार्केट शेयर था अंकल चिप्स का, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए, लेकिन इस मूव से ब्रांड की जो ओवरऑल विजिबिलिटी और कंज्यूमर कनेक्ट जो है वो स्ट्रेंथन हुई। डिजिटल एरा में पेप्सिको ने अंकल चिप्स के नॉस्टैल्जिक हेरिटेज को रिवाइव करने के लिए काफी एफर्ट्स किए। और फिर 2023 में एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया जब पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और म्यूजिक प्रोड्यूसर यशराज मुखाते ने ओरिजिनल जिंगल का एक फ्रेश रिमिक्स लॉन्च किया। इस रिमिक्स ने यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल होते ही पूरे देश में नॉस्टैल्जिया का सुनामी ला दिया। #अंकल चिप्स रेट्रो ये ट्रेंड करने लगा और लोग अपने बचपन की यादों को शेयर करने लगे। डिजिटल कॉन्टेस्ट, यूजर जनरेटेड वीडियोस और रेट्रो थीम एड कैंपेन्स ने ब्रांड एंगेजमेंट को बूस्ट किया और पेप्सिको को बिना एडिशनल कॉस्ट के फ्री पब्लिसिटी मिली। ये स्ट्रेटेजिक डिजिटल मूव ने ब्रांड की कंज्यूमर लॉयल्टी और मॉडर्न कनेक्ट को बहुत मजबूत बनाया और आज 2025 में इंडियन स्नैक मार्केट एक कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक स्पेस बन चुका है। ग्लोबल जायंट्स भी हैं, लोकल चैलेंजर भी हैं और रैपिडली इवॉल्विंग कंज्यूमर भी हैं। तो पेप्सिको का ओवरऑल चिप्स मार्केट शेयर लगभग है 30%, लेकिन अंकल चिप्स का जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है वो छोटा है, लेकिन उसके बावजूद ब्रांड ने अपने लॉयल और इमोशनली अटैच्ड कस्टमर के थ्रू अभी भी ये जिंदा है।
मॉडर्न रिटेल आउटलेट्स में जब आप देखते हैं कि प्रीमियम सेगमेंट में लेज फ्रंट रो में स्पार्कल कर रहा है, दूसरी तरफ बिंगो और दूसरे लोकल ब्रांड्स भी compete करते हैं, और अंकल चिप्स नॉस्टैल्जिक वैल्यू के रूप में टायर 2 और टायर 3 मार्केट में एक अफोर्डेबल पर इमोशनल कनेक्ट के रूप में बनाया गया है। तो अंकल चिप्स की जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ये कहानी हमें बताती है कि मार्केट में सस्टेन करने के लिए आपको हमेशा कंटिन्यूअस इनोवेशन चाहिए होता है, कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग रखनी होती है और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, और सबसे जरूरी होता है आपका जो प्रोडक्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट करे लोगों से। तो 1991 से लेकर प्रोडक्ट लॉन्च, एग्रेसिव एक्सपेंशन, कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस, लीगल बैटल्स, एक्विजिशन और फाइनली डिजिटल रिवाइवल तक हर फेस ने ब्रांड को एक शेप किया है। जब आप एक पैकेट खोलते हैं तो आप सिर्फ एक क्रिस्पी स्नैक नहीं खोलते, बल्कि उस जर्नी का हिस्सा भी बनते हैं। वो सपना, वो स्ट्रगल, वो नई अप्रोच जिन्होंने देसी आइडिया को एक आइकॉनिक ब्रांड बना दिया। इस तरह अंकल चिप्स की कहानी हमें समझाती है कि बिजनेस सिर्फ नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स से नहीं चलते, बल्कि ह्यूमन इमोशन से चलते हैं, कल्चरल टच पॉइंट से चलते हैं, और उन मोमेंट्स का मैजिक भी होता है एक छोटे से पैकेट में। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये केस स्टडी? अपने ओपिनियंस को हमारे साथ शेयर करें, और ऐसी और इंटरेस्टिंग और नॉलेज भरी केस स्टडीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।